कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके योगदान को भी याद किया गया है। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन, संघर्ष, शिक्षा के प्रति उनके योगदान और भारतीय संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। ठाकुर जी इस मंच पर विराजमान श्री रणबीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तरह से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनने युग द्रष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ कर भारत इस कारण से कमजोर हुआ। भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उन्हें बहनों को दिलाया और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, यह अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते। और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया, सच में। और लड़ाई भी कितनी बड़ी रही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
अब मैं आज के दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अंबेडकर जयंती के अवसर पर माननीय आलोक भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से देकर के जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो वहीं इंदौर में लता मंगेशकर सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने बता दी कि महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का सपना पूरा नहीं और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। इसके साथ ही विकसित भारत का सपना पूरा और इस दौरान बता दें कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी से महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अवसर बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महिला कल्याण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पूरा सभागार तालियों की गूंज और उत्साह से भरा रहा। अध्यक्ष रवि रावलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्रीमती शिल्पा ग्रोवर जी, श्रीमती माला ठाकुर जी, अभी आपने अच्छा विस्तार से विषय रखा। इस अवसर पर श्री श्रेष्ठा गोयल जी, श्रीमती रजनी भंडारी जी, श्रीमती मंजुषा जोशी जी, ये अलग अलग वर्गों से सभी बहनों को मंच पर बिठाया है। इसमें कंचन जी, संगीता जी, अंजू माखीजा जी और हमारी नगर जिला सारी अलग अलग दायित्ववान बहनें, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। वो देश
सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं। पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं। और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना है तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात भी, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7-7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चे को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करे माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं कि 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया। लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है। सच में आल की पाल की क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करे। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए एक मां अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई मां खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती। अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है। और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के अपने खुद के खून के लिए वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने। उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई और सेना बना करके तलवार लेकर
अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाऊ उज्जैन तक तो तुम आ गए, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो आओ, हमारे तलवार हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश पे प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला, हम हारने वाली नहीं है, हम तो जीतेंगी, तो तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा कि बहनों ने एक बड़े योद्धा को हराया, अब तुम्हारे हाथ में तुमको क्या करना चाहिए। और एक ये नहीं, रानी दुर्गावती, ये मध्य प्रदेश की धरती तो बहनों के ऐसे पराक्रम पुरुषार्थ से भरी पड़ी है। यही रानी अपनी दुर्गावती, जबलपुर की रानी, पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में जब अकबर का पूरा देश नाम थर्रा रहा था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक नहीं दो नहीं 52 युद्ध लड़े, और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। पौरुष के हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत, ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा, और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक, ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी, इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा, लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी तो उससे हाथी भागने लगे, और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची, और पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला। दूसरा तीर लगा, रानी की आंखें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी। सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मां मैंने जीवन भर आपका नमक खाया, आपने मुझे बच्चे की तरह पाला, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं, आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा, रानी ने, कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान, तेरी ममता छोड़ और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार की। तो वहीं सागर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, आईसीएसई, सीबीएसई अनुदान प्राप्त और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
इंदौर में वंदे मातरम विवाद में फिर से बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सदन में वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाली कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने यू टर्न ले लिया। सदन में कई अपने शब्दों पर माफी मांग ली है। उन्होंने अपने कथित अपशब्दों को लेकर खेद जताया और साथ ही पति के साथ जाकर थाने में बयान दर्ज कराया है। दरअसल इंदौर के वार्ड कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम विवाद के दौरान सदन में दिए गए अपने बयान पर अब सफाई दी है। रुबीना ने कहा है कि उनके द्वारा सदन में दो बातें जो कही गई थी, जिसमें एक बयान तुम्हारे बाप में दम है तो कहलवाकर बताओ और दूसरा कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए पर खेद व्यक्त किया है। नहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अचानक से भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक दुकान में लगी, जो तेजी से फैलते हुए आसपास की कई दुकानों तक पहुंच गई है। इसके साथ ही आग के लपटे और धुआं इतना ज्यादा था कि पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और लोग अपनी दुकानों से सामान निकालने की कोशिश करने लगे। इसके साथ ही सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की मदद से भी आग बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन तेज हवा और भीड़भाड़ वाले इलाके के कारण राहत कार्यों में काफी दिक्कतें आई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर के बिलहरी बरेला रोड पर कुछ युवकों द्वारा जानलेवा स्टंटबाजी किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें युवक चलती बाइक और कारों के बीच खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर स्टंट कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी जान खतरे में पड़ रही है, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो रहा है। इस दौरान कई वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर हुए, जिससे हादसे की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने इस तरह की स्टंटबाजी पर नाराजगी जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह रोड अक्सर व्यस्त रहता है और ऐसे स्टंट किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में शराब बिक्री और नई आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक विवाद तेज हो गया। राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि आबादी वाले इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई जगहों पर महिलाओं ने भी मोर्चा खोलते हुए शराब दुकानों को हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब के कारण घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही। तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि राज्य में शराब नीति को लेकर स्पष्ट नियंत्रण नहीं है और राजस्व के नाम पर जनता की सेहत और सामाजिक व्यवस्था से समझौता किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही।